अब ये किसने किया इसको पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसला इतना बड़ा है कि इसको पॉलिटिकली और कम्युनली बहुत एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। आप काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है। जेठालाल कहते हैं ना जैसे मगजमारी, हाँ ध्रुव राठी का बच्चा हो गया, यहाँ मेरा बचपना नहीं जा रहा। वहां पे उड़ीसा पुलिस भी प्रोटेस्ट पर बैठ गई है, तो कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट वहां पर ये पुलिस वर्सेस आर्मी का मसला बनते जा रहा है। तो मैं याद है स्कूल की क्लास में वो लड़का जिसके पापा फॉरेन से चिज्जी लाते थे, माइनॉरिटी पे सीधा इल्जाम लगाते, लेकिन पिक फैट भी मिल गया ना वहां पे। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। नया आईफोन लॉन्च हो गया है और मैंने 10 घंटे लाइन में लग के उसको ले लिया है। इसके बारे में दो एक्साइटिंग बातें बताता हूं। पहली, ये पुराना है, और दूसरा, जिस दिन मैं 10 घंटे एक फोन की लाइन में लग गया ना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। खैर, इस पुरानी बीमारी के नए वर्जन पर थोड़ी देर में आते हैं। अभी बात करते हैं इस हफ्ते की न्यूज के बारे में। इस हफ्ते अर्न्स्ट एंड यंग का एक केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। अर्न्स्ट एंड यंग एक बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, दुनिया की बिग 4 में आती है। पहले अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉइट, केपीएमजी, और चारों का नाम पता होता यहाँ होता मैं। मसला शुरू होता है जब बीते हफ्ते इस कंपनी की एक एम्प्लॉय की मौत हो जाती है। खबर ऐसी जाती है, बाद में उनकी माँ एक चिट्ठी लिखती हैं और इल्जाम लगाती हैं कंपनी पे, और बोलती हैं कि कंपनी का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है वो उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। अर्पित शर्मा उस लेटर को शेयर करके लिखते हैं, अनड्यू स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यू टू वर्क प्रेशर लेड टू अ डेथ ऑफ अ यंग सीए एट अ टाइम व्हेन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया हैव इंट्रोड्यूस्ड राइट टू डिस्कनेक्ट, अलाउइंग एम्प्लॉइज टू इग्नोर कॉल्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस। इंडिया का कॉर्पोरेट कल्चर स्लेवरी के बराबर है। द लेटर फ्रॉम हर मदर, जो कहती है एना, हर डॉटर began experiencing anxiety and sleeplessness, and not just her, many of the employees have resigned due to the excessive workload. उनका मैनेजर बार बार मीटिंग लेता था, दिन के एंड में काम असाइन कर देता था, देर रात को वीकेंड पे काम करवाता था, एंड इवन संडेज पे भी काम कराता था, और वो मना नहीं कर पाती थी। बेसिकली कहती है कि कंपनी का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर था उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बना। बाद में कोई भी कंपनी से उनके फ्यूनरल पे नहीं आया, और जब उन्होंने उनके मैनेजर को बात बताई तो उनकी मदर को रिप्लाई भी नहीं मिला। Now this puts a lot of focus on the toxic work culture in company. मतलब वो काम जो कर दे आपका काम तमाम। टाइम होता है हर चीज का एक। Some traits of toxic work culture, जब आप बॉस से अपनी चिढ़ दबा भी ना पाओ और बता भी ना पाओ, छोड़ना चाहो पर छोड़ ना पाओ, और आप काम करें पर काम करने का मन ना करें। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, इंडियन लेबर फोर्स में टॉक्सिक वर्क कल्चर एक बहुत बड़ी समस्या है। जुलाई में एक स्टडी पब्लिश हुई थी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें बताया था कि आधे से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिन्हें अपने काम में बर्नआउट होता है, मजा नहीं आता। एंड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो काम के साथ आती है। ना सिर्फ अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है। जेठालाल कहते हैं ना जैसे मगजमारी, कुछ करो, जाओ इधर, मेरा दिमाग मत खाओ खड़े रह के। लेकिन जब काम अच्छी से ना कर पाने के डर से काम करने का मन ना करे तो एक प्रॉब्लम है। कोई भी काम में या तो सैलरी या तो संतोष, एक चीज तो होनी चाहिए। संतोष मतलब कंटेंट, वो वाला नहीं। एंड सिर्फ आम लोगों में नहीं, जो बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर्स हैं उनके बीच में भी एक डिबेट चढ़ गई है। अश्लील ग्रोवर का एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने कुछ ये कहा, मैं ग्रोफर्स के बाद अर्न्स्ट एंड यंग में मैंने ऐसा ज्वाइन किया, तो अर्न्स्ट एंड यंग वालों ने बोला आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आपको पार्टनर बना देंगे। बोलो ठीक है। मैं उनके दफ्तर में घुसा हूँ, एक राउंड मारा है और मैंने एक्टिंग करी, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे को जाने दो। भाई साहब, इतने मरे हुए लोग, मतलब क्रियाकर्म करना रह गया था, सब लाशें पड़ी थी। जिसको लेकर हर्ष गोयनका, जो एक बड़े फाउंडर हैं ट्विटर पे, उनकी भी बड़ी बकैती चलती है, उन्होंने इसको काउंटर किया कि भाई इन जैसे लोग हैं जिनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। एंड देखो, हर कंपनी का अपना सेटअप होता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका थोड़ा, कहते हैं ना उसको, सिस्टमैटिक चीजें होती हैं। जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके थोड़े वर्क आवर्स ज्यादा होते हैं, पर हर टॉक्सिक वर्क कल्चर कहीं जस्टिफाइड नहीं होता। एंड आप में से कई लोग कॉर्पोरेट कल्चर में है, मैं इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूं कि भाई इसको डील कैसे किया जाए। बट हाँ, इतना जरूर समझता हूं कि हर कोई के पास वो प्रिविलेज नहीं होता कि सीधे अपनी जॉब छोड़ दे। भाई रेंट देना होता है, घर पे पैसे भिजवाने होते हैं। पर अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो और टॉक्सिक वर्क कल्चर को कैसे डील किया जा सके, वो अगर आप हमारी बाकी दर्शकों को बता पाए तो कमेंट सेक्शन में एक बार #टॉक्सिक वर्क कल्चर लिख के जरूर बताना। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर। जो नहीं पता, तिरुपति बालाजी मंदिर सनातन धर्म में एक बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी मान्यता है उसकी, और उनके प्रसाद का एक लड्डू मिलता है, बड़ा टेस्टी लड्डू होता है। एक लड्डू उसमें इतना बड़ा आता है, उसमें पेट भर जाता है एक इंसान का। अब एक बहुत बड़ा बवाल तब हो गया जब आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही एक लैब रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें बताया गया कि पिछली सरकार के दौरान जो लड्डू बट रहे थे, उस लड्डू के सैंपल्स में बीफ फैट और पिग फैट मिला था। और ये हुआ कैसे? मसला था घी में। जो लड्डू थे ये घी से बनाए जाते थे, और कितना घी यूज होता था आपको उससे स्केल समझ में आ जाएगा। 16,000 किलो घी एक दिन का यूज होता था इस प्रसाद को बनाने में। तो आप समझ सकते हो कि कितने लड्डू बना के कितने भक्तों में बांटे जाते होंगे।
इस घी में एनिमल फैट और फिश ऑयल मिलाया गया था। एंड ये देश भर में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि देखो ऑब्वियसली इतने बड़े स्थान पर, इतने पावन भोज पर कोई गलती से भी ये गलती नहीं कर सकता। ये था तो इंटेंशनल, किसी ने जानबूझ के किया। अब किसने किया ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। माइनॉरिटी पे सीधा इल्जाम लगाते, लेकिन पिक फैट भी मिल गया ना वहां पे। शिट। पॉलिटिक्स उसमें समझा देता हूं। तेलुगु देशम पार्टी जिन्होंने इल्जाम लगाया उनके चंद्रबाबू नायडू है, वहां का आप राइट समझ लो। उन्होंने इल्जाम लगाया पिछली सरकार पर वाईएसआरसीपी के जगनमोहन रेड्डी, वहां की आप लेफ्ट समझ लो। अब आप में से अगर कोई नॉन हिंदू है और जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इतना बड़ा मसला क्या है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। वहां पे पहला तो जो तिरुपति बालाजी का मंदिर का प्रसाद है, या जनरली कोई भी भव्य मंदिर का प्रसाद होता है, वो हिंदूज में बहुत सीक्रेट होता है। जैसे कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, वो कोई मंदिर में जाता है, कोई बड़े जहां पे, तो अपने आसपास के लोगों के लिए, रिश्तेदार के लिए, पड़ोसियों के लिए वहां का प्रसाद लेके आता है। और वो प्रसाद को बहुत श्रद्धा से लोग लेते हैं, थाल में पूजा करके, और मान लेते हैं कि भाई हम नहीं जा पाए तो क्या हुआ, वहां का जो आशीर्वाद है वो प्रसाद के तौर पे हमारे पास आ गया। दैट इज द सैंक्टिटी ऑफ इट। दूसरा, जो यहाँ पे बीफ मिला है उसमें, वो हिंदुओं के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना अधार्मिक मानी जाती हैं। हिंदुओं में वो होता है काऊ मीट, बीफ। लास्ट टाइम ये हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई थी सीजी, जब अंग्रेजों ने कार्ट्रिज में बीफ फैट लगाया था और मंगल पांडे ने बोल दिया था कि ये तो यूज नहीं करेंगे, तुम ही को गोली मार देंगे। हिंदूज के लिए ये एक जो चीज है, ये बहुत ज्यादा डरावनी है कि उनके प्रसाद में आ जाए तो और ज्यादा डरावनी हो जाती है। फर्क नहीं पड़ता कि आप धार्मिक हो या धार्मिक हो, आपको बुरा लगता है कि भाई कोई व्यक्ति जितनी श्रद्धा के साथ कोई प्रसाद में रखता है और उसके साथ ऐसा लगे कि भाई ये हुआ है, धोखा लगता है एक। और काऊ मीट, बीफ हिंदुओं के लिए सीधा अधर्म होता है। अब ये किसने किया, इसको पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसला इतना बड़ा है कि इसको पॉलिटिकली और कम्युनली बहुत एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। नया आईफोन लॉन्च हुआ है 16 प्रो, एंड क्रेडिट टू आईफोन, ये पहला ऐसा टेक प्रोडक्ट है जिसके फीचर से ज्यादा उसके फैंस हेडलाइन बनाते हैं। एप्पल स्टोर्स के बाहर लोग लाइनों में लगे हैं, तो 10 घंटे ट्रैवल करके 10 घंटे लाइन में लग रहे हैं ताकि उनके पीछे वाला 10 मिनट में उसे ब्लिंकिट से ऑर्डर कर ले। प्रूफ के पैसे से अकल नहीं खरीदी जा सकती। चल नहीं रहा हूं यार मैं। इस आदमी की वीडियो बड़ी वायरल हुई। Faster wireless charging, Apple Intelligence also, lot of new features. तुम्हें याद है स्कूल की क्लास में वो लड़का जिसके पापा फॉरेन से चिज्जी लाते थे? और मुझे तो क्रेज समझ में नहीं आ रहा कि क्या है भाई। कुछ नहीं है भाई, दोस्तों की फोटो खींच के फोल्डर बनाते घूमोगे। 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ मैं। कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ। साला समझ नहीं आता बीमारी भी कौन सी है। नाउ इंटरेस्टिंगली यही सेम भाई साहब पिछले साल भी आईफोन लेने सबसे पहले कतार में खड़े हुए थे, सेम ब्लैक टी शर्ट, सेम ब्लैक चश्मा पहन के। सिर्फ हेयरलाइन छोड़ दो तो कुछ नहीं बदला। काइंड ऑफ डिफाइंस द एवोल्यूशन ऑफ आईफोन, नहीं? हाय आयरॉनिक। वहां ध्रुव राठी का बच्चा हो गया, यहाँ मेरा बचपना नहीं जा रहा। इस हफ्ते कुणाल कामरा की एक सॉलिडेरिटी स्पीच बड़ी वायरल होती है, जिसमें वो उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हैं। एंड इस स्पीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया जाता है इंडिया की पुलिस पर। आप अपनी पुलिस को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? कौन सा क्राइम रोक सकते हैं वो? कब रोकते हैं? रिपोर्ट करते हैं, बोगस चार्जेस लगाते हैं लोगों पर। एंड यू माइट डिसएग्री बट ही हैज अ पॉइंट। पुलिसिंग का मतलब होता है क्राइम रोकना, कवर करना नहीं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट पे बड़े सवाल तब खड़े हुए जब उड़ीसा में एक आर्मी ऑफिसर की फियोंसे ने बड़े आरोप लगाए। के बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। नाउ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बात है पिछले हफ्ते की। ये महिला एक आर्मी ऑफिसर की फियोंसे है। जब ये भुवनेश्वर से जा रही थी तो कुछ गुंडे इनके साथ लूटपाट का अंजाम देते हैं, और जब ये पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाती हैं तो इन्हीं को अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में इनको कोर्ट से जमानत मिलती है। और फिर हॉस्पिटल के बाहर ये अपनी आप बीती सुनाती है। इनका बेसिकली कहना था कि इनकी पहले एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, फिर कुछ महिला ऑफिसर ने इनको फिजिकली असॉल्ट किया, इनको बंद कर दिया गया, हाथ पैर बांध दिए गए, और फिर कुछ मेल ऑफिसर्स ने इनको सेक्सुअली और फिजिकली असॉल्ट किया। एंड इस केस के बाद बहुत लोगों ने सवाल उठाया कि भाई अगर एक आर्मी ऑफिसर की फियोंसे के साथ ये कुछ हो सकता है, तो आम इंसान जो है, जो आम व्यक्ति, जो आम महिलाएं जाती हैं पुलिस स्टेशन में, क्या वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही सेफ हैं? इस घटना के बाद देश भर स्तब्ध है। उड़ीसा ने फिलहाल 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, इंक्लूडिंग थाना इंचार्ज। जो ऑपोजिशन है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है और क्राइम ब्रांच भी इसमें लग चुकी है। अच्छा, देयर इज अनदर साइड टू दिस स्टोरी। वहां पे उड़ीसा पुलिस भी प्रोटेस्ट पर बैठ गई है और उन्होंने बोला है कि दरअसल इस महिला ने ही उनके साथ बदतमीजी की थी। तो कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट वहां पर ये पुलिस वर्सेस आर्मी का मसला बनते जा रहा है। इस हफ्ते की न्यूज सेगमेंट को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है फॉर योर कन्वीनियंस। पहला है लीगल, दूसरा जो पॉलिटिक्स के अराउंड खबर आती है, और तीसरा सर्वेज और रिपोर्ट्स जो हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं लीगल न्यूज से।
रिमेंबर आखिरी संडे शो में जब हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर एतराज जताया और बोला है कि भैया ये गलत होता है, और इस हफ्ते कहा है कि अगर गलत है तो होने भी नहीं देंगे। ऐसे कोई भी स्टेट ऐसे इलीगल डिमोलिशन नहीं कर सकता, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बाईपास नहीं कर सकता। पहले जुडिशियल प्रोसेस पूरी होगी, कोर्ट से उनको इजाजत लेनी पड़ेगी। हम नहीं देगा, भूल जाओ। दूसरा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले सरकार ने हमारे आईटी एक्ट को अमेंड करने की बात कही थी और बोला था कि अब वो नई एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे, एफसीयू, और वो फैक्ट चेक यूनिट जो सरकार की होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सी न्यूज सही है और कौन सी न्यूज फेक है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे। इस डिसीजन के बाद लोगों ने काफी एतराज जताया था और उन्होंने बोला था कि भाई ये तो गलत लग रहा है कि आप ही डिसाइड करोगे कि कौन सी न्यूज फेक है और आप ही एक्शन लोगे। सेंसर बोर्ड आपका और टिकट काउंटर भी आपका। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। और अगर आपको फेक न्यूज पर क्रैकडाउन करना ही है तो अपना आईटी सेल बंद करो पहले। और ऐसे ही कुछ तर्क देख के बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी है। क्या है यार, क्या है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला है कि आपको जो करना है कर लो, पर थोड़ी क्लैरिटी भी दो कि भाई कौन सी न्यूज फेक है आपके हिसाब से, कौन सी मिसलीडिंग है, उसकी कोई डेफिनेशन भी तो दो। मतलब सिग्नल तोड़ने पर चालान काट लो, पर बत्ती भी तो लगाओ। चलो पॉलिटिक्स बताते हैं। बीजेपी का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट ने हाल ही में इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन पर काफी चर्चा हो चुकी है। एक 8 मेंबर पैनल बनाया गया था, हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और उन्होंने बताया था कि हाँ भाई देश में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए ना। वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली है ये कि एक देश में एक ही बार चुनाव होने चाहिए। अभी होते हैं ना कि भाई कभी आपके सांसद के चुनाव हो रहे हैं, कभी विधायक के चुनाव हो रहे हैं, कभी नगर पालिका, पंचायत, मेयर, फलाने ढिमकाने के चुनाव होते रहते हैं। सरकार के रिसोर्सेज, पैसा खत्म होता है और नेता लोग अपने चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप एक ही बार में 5 साल में एक बार चुनाव करा लो, एक ही बार में वोटर विधायक चुन ले, सांसद चुन ले, सरकार का टाइम पैसा बचेगा। मस्त प्लान है। Now on paper it seems like a very good offer, लेकिन जब आप इसको एनालाइज करते हो तो समझ में आता है इसके डाउनसाइड भी है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत ब्यूटीफुली मनोराज ने पॉइंट आउट किया इस आर्टिकल में। डीएमके के स्पोक्स पर्सन है और उन्होंने कहा है कि जो कमिटी है ये भी सरकार ने बनाई है और डिसीजन भी सरकार ले रही है। और इसका जो क्रिटिसिज्म आता है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो ये आता है कि मल्टीपल इलेक्शन होना, उससे क्या होता है एक फीडबैक मैकेनिज्म बना रहता है। एक बार सांसद के चुनाव गए, आपने पार्टी का काम देख लिया, फिर जब विधायक के चुनाव है आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छे किए तो आप उसको सेम पार्टी को वोट दोगे, वरना कहोगे नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं स्टेट में अलग सरकार होनी चाहिए और सेंटर में अलग सरकार होनी चाहिए, है ना। डबल इंजन की सरकार चलती है यूपी में और दिल्ली में भाई राज्य में केजरीवाल, केंद्र में मोदी, चलता है ऐसा। जनता को नुकसान ये होता है कि यार जब बार बार चुनाव होते तो पूरी सब्जी मिलती है ना, तो 5 साल तक एक बार में मिलेगी, फिर मे बी इट्स अ मी प्रॉब्लम। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अगली खबर है दिल्ली से, जहां एज एक्सपेक्टेड अरविंद केजरीवाल के रेजिग्नेशन के बाद आतिशी मार्लेना दिल्ली की इंटरिम सीएम बन गई हैं। अगले साल फिर से चुनाव होंगे और उसमें अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो वापस फिर से एक बार केजरीवाल। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? अभी एक छोटा सा डेवलपमेंट है पर अपने आप में हिस्टोरिक है, क्योंकि आतिशी दिल्ली की सिर्फ तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनके पहले जो रही हैं वो हैं कांग्रेस की शीला दीक्षित जी और बीजेपी की सुषमा स्वराज जी। आतिशी अब आम आदमी पार्टी की एक काफी बड़ी दिग्गज नेता बन चुकी हैं। अभी बहुत सारे मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं जो वो संभाल रही हैं, व्हिच इज वेरी बिग ऑन एजुकेशन। उसके अलावा जब मध्य प्रदेश में जल सत्याग्रह हुआ था तब उन्होंने पार्टी की यूनिट संभाली थी। दिल्ली की सोशल मीडिया यूनिट भी संभालती हैं वो, और हाल ही में जो दिल्ली में वाटर क्राइसिस आया था उसमें आतिशी ने बड़ा योगदान दिया था। हालांकि लोकसभा पोल्स में हार गई थी, पर क्या भाई चीफ मिनिस्टर ही बन गई यार सीधी। दिल्ली से अब चलते हैं मणिपुर, जहां से वायलेंस की खबर एक बार फिर से आनी शुरू हो गई है। नॉट दैट पहले नहीं आती थी, बट अब तक पहुंचती नहीं थी। फर्क बस इतना हो गया है कि अब दोनों साइड से सोफिस्टिकेटेड लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में सीएम ऑफिस ने कहा है कि म्यांमार से 900 ट्रेन मिलिटेंट्स हैं जो मणिपुर में इन्फिल्ट्रेट किए हैं और वो सिविल वॉर वहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मणिपुर का मसला क्या है, ये क्या है, ये कुकी मैतई का कॉन्फ्लिक्ट 500 दिन से ऊपर हो गए हैं, सरकारें सॉल्व नहीं कर पा रही है, म्यांमार का सीन क्या है, कि ड्रग्स का मामला क्या है। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके दिमाग में, सब सॉल्व हो जाएंगे। आप हमारी ये वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज देख सकते हो, 3 वीडियो की डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो हमने मणिपुर में जाके ही बनाई हुई थी। और ट्रस्ट मी, हालत वहां पर जितने आपको सुनाई देते हैं ना, आप जाओगे आपको पता चलेगा और भी ज्यादा खराब है। तो इस पूरे क्राइसिस का इनकैप्सुलेशन होता है वहां पर एक तोरबुंग बांग्ला वाला इलाका है। वो जब देखा था ना मैं दहल गया था। आपको एक थोड़ी क्लिप दिखाता हूं। कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। दुकानें लूटी जा चुकी थी, गाड़ी जल चुकी थी, घर टूट चुके थे। कभी इस गांव में बाजार हुआ करता होगा, अभी ना बाजार बचा है
नाकाम। बट अब रिसेंटली ये जो ड्रोन्स और मिसाइल्स और इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है ना, इट टेल्स अस दैट दिस इज अ न्यू एज ऑफ अ साइबर वॉरफेयर। जस्ट लिसन टू व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान दीस डेज। वहां पर एक मिलिटेंट ग्रुप है हिजबुल्लाह, इजराइल से उनकी लड़ाई चलती है, ये बेसिक है। अब खबर आती है कि लेबनान में अचानक से हिजबुल्लाह के पेजर्स एक्सप्लोड करने लगते हैं। पेजर्स कुछ नहीं, समझ लो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल टाइप डिवाइस। फिर वॉकी टॉकी एक्सप्लोड करने लगते हैं। फिर वहां के सिक्योरिटी कैमरा, सिक्योरिटी लॉक्स, कार, बाइक, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सप्लोड करने लगते हैं। और वहां पे इस टाइम पे एक दहशत है कि भाई हर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर भाग रहा है, पता नहीं कहां कब क्या ब्लास्ट कर जाए। अब एलिगेशन ये है कि ये जो पेजर्स और ये वॉकी टॉकीज थे, ये काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थे और हिजबुल्लाह ने जिस फॉरेन कंपनी से खरीदा था उसे सीक्रेटली इजराइल लोन करती थी। तो ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। दिस इज साइबर वॉरफेयर, MI6 शिट। चलो वॉर से दूर लेके आता हूं। जानना चाहोगे बाकी लोगों के पास पैसा कितना है? जो नहीं, खोरी में तो खूब मजा आता है। सेंट्रम इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि देश में अमीरों की संपत्ति कितनी बड़ी है। लोगों ने जब पिछले 5 सालों में अमीरों का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो एनालाइज किया तो पता चला कि वो लोग जो सालाना 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, कोठी बंगले वाले, उनकी संख्या 63% से बड़ी है। अभी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। वो लोग जो 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं उनकी संख्या भी बड़ी है, वो 25% से बढ़ के 10 लाख लोग हो गए। मतलब कि हमारे देश में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो साल के 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सब अमीर है। कम्स वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो बताती है कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है। कहते हैं ना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो अमीर अमीर हो रहा है वो तो पता चल गया, पर गरीब और भी गरीब रह रहा है। तो इंडिया की इनकम इनइक्वालिटी ऐसी है कि जो देश के 50% सबसे गरीब लोग हैं ना, वो देश की 20% संपत्ति भी ओन नहीं करते, और जो टॉप 1% है वो आधी से ज्यादा संपत्ति ओन करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो यार ये वो वाली न्यूज है जो साला मेरे पास तो पहुंची ही नहीं कभी, तो भाई पहुंचेगी कैसे? उर्फी जावेद की वीडियो देखने में फुर्सत है तुम्हें? पर हाँ, अगर आप व्हाट्सएप, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पे हो तो हम लोग हर रोज 5-6 अखबार पढ़ते हैं और दिन की जो टॉप 3 न्यूज होती है वो अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर करते हैं। तो आप ये वाला QR कोड स्कैन करके वो ज्वाइन कर सकते हो। हर रोज आपको टॉप 3 न्यूज दिन की मिल जाएंगी, पढ़ लिया करो। और अगर आप रेडिट पे हो तो आप हमसे न्यूज शेयर भी करवा सकते हो। अपने एरिया की जो आपको बेस्ट न्यूज लगे वो आप हमारी रेडिट कम्युनिटी पे शेयर करो और उसको हम अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर लेंगे। ये रहा QR कोड, ये एडिटर पगला गया है एफएक्स डाल के, स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। इस हफ्ते रोड एक्सीडेंट्स की कई सारी वीडियोस वायरल हुई। मैं आपको YouTube पॉलिसी के चलते नहीं दिखा सकता ऑफ कोर्स। गुड़गांव में एक गाड़ी की रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से एक बाइकर की मौत हो जाती है। इंटरेस्टिंगली उसको उसी दिन बेल मिल जाती है। अब कानून पर सवाल मत उठाना, उसने ऐसे बहुत अच्छा लिखा था। फिर एक वीडियो में कुछ लोग ट्रक के नीचे से निकलते हैं, ट्रक के नीचे ही आ जाते हैं। और एक और वीडियो में राह चलती फैमिली को गाड़ी से रौंद दिया जाता है। एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंडियन रोड की ट्रेजेडीज। किसी ने बड़ी चुभने वाली लाइन लिखी कि इंडियंस लिव लाइक कॉकरोचेस एंड डाई लाइक कॉकरोचेस। फॉर एन आउटसाइडर इट इज हार्ड टू बिलीव बट देयर आर वर्चुअली नो साइडवॉक्स इन इंडिया। नो वन आस्क्स फॉर दोज ईदर। देखो बात कड़वी है पर सच है। इंडिया में रोड्स तो अच्छी हो गई हैं बट रोड सेफ्टी मजाक है। टू लिस्ट अ फ्यू प्रॉब्लम्स, इंडिया के रोड्स में गड्ढे बहुत हो जाते हैं जो भरे नहीं जाते, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, साइड वॉक्स नहीं है, फुट ओवर ब्रिजेस नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है। अभी हाल ही में रोड सेफ्टी की रिपोर्ट आई थी, एक आर्टिकल बड़ा अच्छा छपा था हिंदू में, मतलब चैलेंजेस ऑफ रोड सेफ्टी इन इंडिया। मैंने अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी शेयर किया था, स्कैन करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसको। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और 2 प्रॉब्लम जो एज अ ड्राइवर मैं पर्सनली बहुत फेस करता हूँ। रात के टाइम पे कई लोग हाई बीम पे गाड़ियां चलाते हैं, उन पे फाइन नहीं होता। फिर हाईवेज पे अगर आप ड्राइव करने जाओगे तो मवेशी अचानक से रोड पे आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं भाई कि कैसे, या तो अपनी जान बचा सकते हैं, गाय भैंस की जान बचा सकते हैं, और खुद को कुछ हो गया तो चलेगा, उसको कुछ हो गया तो लोग मार देंगे। इनफैक्ट इंडिया में रोड सेफ्टी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितने लोग इसमें जान जाती है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पूरी हमने एक वीडियो बनाई थी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, उन सबका सिर्फ एक ही सेंस बनता है। हिंदी में कहावत है अति सर्वत्र वर्जित, मतलब एक्सेस टू एवरीथिंग इज बैड। और इसका एक निष्कर्ष एंड में होगा कि लेट बेटर सेंस प्रिवेल। हो सकता है आप उस ओपिनियन से डिसएग्री करो, पर बात सुन लो पहले। पहला है सोशल मीडिया और लाइक्स की जो रेस चल रही है। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक महिला अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर कुएं में एक वीडियो बना रही थी। थोड़ी चीजें यहाँ वहां होती है, उस बच्चे की जान जा सकती थी। एक वीडियो में एक व्यक्ति बीच सड़क में लाश होने की एक्टिंग करने लगा। अगर ड्राइवर्स प्रैंक में इन्वॉल्व ना हो तो सही में भी बन जाए। एक ड्राइवर की नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये रील रियलिटी बन जाती। और कई सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई चल क्या रहा है, कंटेंट में क्रिएटिविटी ठीक है पर ये सब क्या है। ठीक है वीडियो बना लो, कंटेंट बना लो, पर आपकी सेल्फी से सेफ्टी और प्रैंक से प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। दूसरी एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई ऑनलाइन बेटिंग को लेकर। एक शो होता है न्यूज़ 18 पे, भैया जी कहिन,
वहां पर जो जर्नलिस्ट होता है वो जब लोगों से बात कर रहा होता है तो एक बच्चा सामने आता है, वो बताता है कि ऑनलाइन बेटिंग में उसने 96 लाख रुपए का नुकसान हो गया उसका। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? घर वाले बात नहीं करना चाहते। घर वाले बात नहीं करे तो हम यहाँ आया करो रोज। सर जेई मेंस क्वालिफाई है मेरा सर। जेई मेंस क्वालिफाई है? बीटेक की फीस हम हार के जुआ में। भैया हर चीज रिपीट करोगे क्या? बेसिकली लड़का जर्नलिस्ट को आके बोलता है कि उसने अपने ऑनलाइन गेमिंग में लगभग 1 करोड़ रुपए गवा दिए। आईआईटी का मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन जो उसके कॉलेज की फीस थी वो भी उसने सट्टे में हार गया वो, और उसकी वजह से उसके घर वाले तक उससे बात नहीं करते। अब देखो ऑनलाइन बेटिंग गेमिंग का अम्ब्रेला बहुत बड़ा है ना, फैंटेसी गेमिंग, ओपिनियन ट्रेडिंग, पोकर, रमी, कुछ गेम ऑफ स्किल है और कुछ तो क्लियरली सट्टा है। अब देखो फुल डिस्क्लोजर, आईपीएल के टाइम पे तुम्हारा भाई भी अपने पीजी वाले दोस्तों के साथ ड्रीम 11 पे टीम बनाता है, 100 लगाते हैं ऐप पर, 100 लगाते हैं आपस में, बराबर ही हो जाता है मामला। बट जोक्स अपार्ट, देख के बुरा लगता है इस लड़के से ज्यादा इसकी फैमिली वालों पर कि भाई ये तो यहाँ पे आके रो दिया। तो सोचो उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि जिसका बच्चा करोड़ों एक मोबाइल गेम पे हार जाता है। अल्टीमेटली होते क्या कि जिन लोगों से उधार लिया होता है वो ज्यादातर ब्याज पे पैसा लिया होता है, और वो जो लोकल माफिया होते हैं वो आके घर वालों को परेशान करते हैं, फिर अपने एफडी तोड़वानी पड़ती है, माँ को गहने बेचने पड़ते हैं, ऐसे कांड होते हैं। आप हो सकता है आपने आसपास में से केस सुने हो। जैसे ये वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे लोगों ने आके कहा कि भाई ऐसे ऐप्स बंद होने चाहिए, जो क्रिकेटर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, सरकार को इस पे बैन लगा देना चाहिए। यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे यू माइट डिसएग्री। पर्सनली मुझे यहाँ पे आइडियलिज्म पसंद नहीं आता कि हर चीज जो आपको आपके आइडियल्स के हिसाब से गलत लग रही है उसको बैन कर देना चाहिए। ऐसे तो भाई दारू पीना भी गलत है, तो प्रशांत किशोर क्यों बोल रहे हैं कि बिहार में जीतते ही साथ उसको लीगलाइज कर देंगे, है ना? सिगरेट भी गलत है, तो सुट्टा बैन क्यों नहीं किया जा रहा? मोबाइल फोन के स्क्रीन टाइम से बच्चों पे गलत असर पड़ता है, बैन कर दो। सोशल मीडिया से कितने सारे बच्चे हैं जो पॉर्न एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो क्या सोशल मीडिया बैन कर दोगे कल? ऐसे नहीं चल सकता ना। आपको एक पॉइंट पे आके रियलाइज करना पड़ेगा, लोगों को भी बताना पड़ेगा कि कैसे चीजों को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जाना चाहिए, है ना? कि आपको ठीक है आप दारू पी लो अपने सोशल पार्टीज में, लेकिन अपने आप को लिवर प्रॉब्लम ना कर लो, है ना? जो सिगरेट पी रहे हैं उनको जज मत करो, बट इतनी अगर कोई सिगरेट पी ले कि उसको कैंसर हो जाए, वहां प्रॉब्लम है। तो अति सर्वत्य वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये खैर मेरा मानना था, मैं गलत हो सकता हूं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये हैशटैग यूज करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक मामला सामने आया है। बमीठा इलाके में एक व्यक्ति हैं मानवेंद्र यादव। इनको पकड़कर इनके मोबाइल से लॉगिन कर जबरन इन्हें बीजेपी का मेंबर बनाया जा रहा था। कौन पे गया, वहाँ कुछ अज्ञात लोग थे, वो हमसे बोले अपना मोबाइल नंबर बताओ, हम तुमको बीजेपी का अध्यक्ष वो सदस्य बना दे। और उन्होंने जब मना किया तो इनके साथ मारपीट कर दी। हमने कहा भाई मेरे को नहीं बनना है, तो उनने जबरन मेरे को वहाँ पे मार दिया। यादवों को पकड़कर पीट कर भाजपा में शामिल कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। ओके पीपल नॉट फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में हुआ तो चल गया, यूपी में होता तो बहुत बेइज्जती वाली बात थी। मतलब जबरन पकड़ा ठीक है, पर पीट दिया, पीड़ादायक, निंदनीय। क्या हो रहा है ये? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे यदुवंशी भाइयों से, कहाँ गई आपकी समाज की धमक? कहाँ गई वो बुलेट जिसके सामने वाली प्लेट पर आपने समाजवादी लिखा था? कहाँ गई वो फॉर्च्यूनर जिसकी बोनेट पे साइकिल लटकी थी? कहाँ गया आपका वो शक्ति प्रदर्शन? अरे समाज में आपका नाम था, रुतबा था, दोस्ती। लेकिन कोई बात नहीं, ये भाजपाइयों की दोस्त नहीं चलेगी। आइए साथ में हम वचन लेते हैं और इस संदेश देते हैं पूरे समाज को। साथ में बोलिए, कब आओगे मेरे अखिलेश। अच्छा चलो यूपी में आई गए हैं, तो आगरा में एक महिला अपने पति से तलाक चाहती है। जुम्मा 40 दिन हुए केवल ब्याह के, और वो इसलिए चाहती है क्योंकि इसका बेरहम पति इसके साथ क्रूरता करता है और 10-10 दिन तक नहाता नहीं है। नो वाटर नो शावर, जस्ट गंगा जल छिड़क लिया, हो गया काम। ये शायद देश के सब पहला केस है जब पत्नी पति को इसलिए नहीं छोड़ रही क्योंकि उसे उससे डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे बदबू आती है। एंड देखो 10-10 दिन तक ना नहाना ज्यादा हो गया। देखो उससे सबको नहाना चाहिए, नहाना इज अ फिजिकल नीड, रोज नहाना इज अ सोसाइटल प्रेशर। रोज नहाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो नहीं नहाया उसको क्रिमिनल नहीं मानना चाहिए सोसाइटी में। मेरा एक मानना है कि समाज में सुधार होना चाहिए। थैंक्स। क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम लोग अगर रोज नहीं नहा रहा है कि भाई हमको वॉशरूम में नहीं घुसे या फिर मन नहीं किया, नहीं यार, ब्रश तो करते ही है ना। हम लोग नहाते तो हैं, रोज इसलिए नहीं नहाते क्योंकि उसकी वजह हम लोग पानी बचा रहे हैं प्रकृति के लिए। क्या मतलब प्रकृति भी नहीं नहा रही? पानी बचा रहे बच्चों के लिए ना। अच्छा ओ हाँ, मतलब मैं प्रकृति के लिए बचा रहा हूँ, हमारे निरंजन भाई यहाँ पे बच्चों के लिए पानी बचा रहे। वेरी वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर, वेरी थॉटफुल ऑफ यू। सब जज कर रहे हैं यार लोग हमको, हम लोग सोच रहे हैं आगे की। बहुत तेज हो रहा है। जापान से सुनो अगली खबर।
अबे पागल है क्या, टाइम होता है हर चीज का। ओके नाउ मैन कैन रिलैक्स, लेडीज आई वांट योर अटेंशन हियर। एक लड़की को दिन में 100 बार कॉल आता था अननोन नंबर से, नंबर बदल के, और जब भी वो कॉल अटेंड करती कॉल कट जाता, फिर कॉल आता, रोज के रोज कॉल आता था। उसको थोड़ी बेचैनी होती थी, जिज्ञासा होती थी कि कौन कर रहा है। एक और चीज, ये कॉल उसको हर टाइम आता रहता था, बट तब नहीं आता था जब वो अपने घर में अपने पति बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रही होती थी। जैसे वो घर से बाहर आए फिर वो अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो जाए। तो उसने जब पुलिस में कंप्लेंट की तो पता चला कि दिन में 50-50 बार कॉल करने वाला उसका पति ही था। जब पकड़ा पूछा कि क्यों कर रहे हो ये सब, ये तो रोज मिलती है, तो यानी जब बाहर जाती है तो मिस करता हूं। तो बाबू मैं नहीं रह पा रहा हूँ यार तुम्हारे बिना। बीवी को दिन में 100 बार कौन याद करता है भाई, वो भी अपनी। ऐसा देखिए, एक पॉजिटिव न्यूज आती है जम्मू एंड कश्मीर से। I know positive and Jammu and Kashmir in the same sentence is a rare occasion. But हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में इस हफ्ते असेंबली इलेक्शंस पूरे हुए, जहां का वोटर टर्नआउट 60% से ज्यादा रहा। अब इलेक्शंस हुए ये बड़ी बात नहीं है, पर जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत बड़ी बात है। 60% वोटर टर्नआउट होना एक बड़ी बात होती है ना। 2 वजह से ये इलेक्शन खास था। एक तो काफी टाइम बाद 2014 में आखिरी बार जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, अब इलेक्शन हो रहे हैं, और ये पहले इलेक्शन है जो आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए हैं। एंड दिस टेल्स अस कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है। कई लोगों का कहना है कि एक एनडीए सरकार की एक बड़ी जीत है, क्योंकि आर्टिकल 370 उस टाइम पे एक बहुत बोल्ड मूव था, उसके बाद पत्थरबाजी कम करना और अब डेमोक्रेसी वापस लेके आना। अभी कश्मीर के लोगों के ऊपर है कि वो आने टाइम में कैसी अपनी सरकार चुने। हाँ, पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था वहां का, वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब आएंगे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कि तू तो बिक गया बीजेपी से, 8 लाख में से आ गए हैं भाई, मेरे पास 8,000। अगले सेक्शन को स्किप मत करना, क्योंकि इस बार जो 5 लकी विनर्स हैं उनके लिए एक बहुत खास गिफ्ट है। खासकर अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज होती हैं, वो आपको मैं दूंगा बिल्कुल फ्री। फ्यूचर फीमेल एंड देन सरिता कुमारी बोलती हैं, इट्स नॉट अबाउट ट्रेंड्स, आवर जनरेशन ग्रू अप सीइंग मॉम्स वर्किंग और नॉट वर्किंग, डूइंग ऑल द हाउसहोल्ड वर्क, having restrictions on women in marital homes, and we definitely know that our society hasn't changed much, at least in tier 2 cities. Now that women are more financially independent, they are thinking about whether having these added responsibilities or restrictions are worth it. एक बहुत आजकल मैं भी जब ज़्यादा थोड़ा पढ़ना लिखा तो एक टर्म मेरे सामने आया, which was unpaid domestic labor, कि जो हमारी माताएं, जो हमारी दादियाँ घर पर काम करती हैं, खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा, घर का सफाई, बेसिकली तो हाउस मेकर्स होते हैं, वो भी अपने आप में एक जॉब है। अगर आप वही काम आप किसी दूसरे के यहाँ करते हो तो आपको उसकी पेमेंट मिलती है, और यहाँ अगर आप घर में करते हो तो अच्छा है, आपने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आपने एक परिवार का बनाने का एक आपने जिम्मा उठा लिया, बट उस चीज का इज्जत होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं कि पति पत्नी को पैसा देने लगे उस चीज का। पति बाहर कमा रहा है, वो अपना हिस्सा कर रहा है, पत्नी घर पे बना रही है, शी इज अ होम मेकर, वो अपना हिस्सा कर रही है, इफ द रूल्स आर डिजाइन दैट वे। पर हाँ, उसकी इज्जत होनी चाहिए। खाना बना रहे हैं तो भाई जरूरी नहीं है कि आप खाएंगे, आपके टेबल पर गर्मा गर्म रोटी आएगी तो ही खाएंगे, बना दिया ठीक है, बट खाना खा लिया, बर्तन उठा के सिंक में रख के आओ। ये बहुत आदतें बहुत खराब होती हैं कुछ आदमियों की। इतना छोटा छोटा चेंज आना चाहिए सोसाइटी में। गोस्ट गेमिंग, ज़्यादा भाई, डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स ऑफ दिस जनरेशन हैव बिकम लेजी इन बोथ फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टडीज? आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई माइसेल्फ एज अ स्टूडेंट आई कांट डू एनीथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल एंड चैट जीपीटी फॉर फाइंडिंग द आंसर. When my teachers say that they used to find the answers by themselves, I can't believe them. This generation is doomed. Ghost gaming एक मतलब पहली बार पढ़ रहा हूँ तो इस पे ऐसे थोड़ा लगता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि सोच के जवाब देना चाहिए. ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट जो कॉग्निटिव एबिलिटी है बच्चों की वो बढ़ रही है. सवाल है क्रिटिकल थिंकिंग का, कितना क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट की जाती है बच्चों में, क्योंकि कई सारी चीजें हैं ना यार. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ये सब अब चैट जीपीटी बता दे तो मुझे नहीं लगता कि रट्टा मरवाने की जरूरत है बच्चों से, बट क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, रट्टा मार वाला नहीं. क्यों होता है, कैसे होता है, द इंक्विजिटिवनेस ऑफ एजुकेशन, वो अगर पुश होती रहेगी तो चलता रहेगा. द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी यू मिस्ड वाज यू प्रमोटिंग आदिवासी हेयर ऑयल, सेज सानिया खनाम. देखो यार, ये एक चीज है जो बहुत लोग बोल रहे हैं, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट फॉर वंस एंड ऑल. उसका रीजन है, कुछ वीडियोस बनाए, बाद में मैंने ही कैंसिल कर दिया. एक लंबा सा कॉन्ट्रैक्ट था एंड देन उसको मैंने बीच में रोक दिया. बाद में भसड़ हुई उसकी बहुत ज्यादा, बट उसका रीजन ये था कि उस प्रोडक्ट के साथ एक स्कैम शब्द जोड़ दिया गया था, विच आई डू नॉट नो कहां से आया. मुझे आई डोंट सी एनी इंस्टेंस जहां किसी ने पे किया और उनको डिलीवर नहीं किया गया वो प्रोडक्ट. भाई मैं खुद यूज करता हूँ बाय द वे, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा क्या, बट हाँ यूज किया, अच्छा लगा, इसलिए मैंने उनको प्रमोट किया. अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि स्कैम तो नहीं, बट हाँ एक बहुत हद तक एक फॉल्स मार्केटिंग हो रही थी, क्योंकि ये ना बहुत डिसऑर्गेनाइज था, बिकॉज इट वाज अ कम्युनिटी, सबके अपने अपने थे. तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो जीएसटी नंबर नहीं था जिनको बिलिंग नहीं कर रहे थे, वो कुछ ऐसे थे जो बोल रहे थे कि भाई उनके इतने सारे वो चीजें मिला रहे हैं, बट उसका कोई प्रूफ नहीं था. सो बेसिकली देयर वाज अ सेंस ऑफ फॉल्स मार्केटिंग व्हिच वाज एसोसिएटेड टू इट. आई वोंट डिनाई दैट.
बट जहां तक बात रही स्कैम था तो मुझे उससे अग्री नहीं करता हूं भाई। हाँ इट वाज ओवर प्राइस्ड यस, और आप बोल सकते हो यार ये क्या डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उन सारी चीजों को जो लोगों ने मुझे बोला कमेंट सेक्शन में कि नहीं भाई ये क्या चल रहा है, तो मैंने फिर उसको स्पॉन्सर करना बंद कर दिया और मैं नहीं करूंगा अब आगे चल के। नॉट बिकॉज आई डोंट यूज इट और आई डोंट रिलेट टू इट। मैं तेल यूज करता हूँ, बचपन से तेल लगा रहा हूँ, ये नहीं लगाऊंगा तो सरसों का लगाऊंगा। मेरी ऑडियंस उससे सहमत नहीं है तो मैं उसको नहीं करूंगा आगे चल के। आई एग्री है जो आपने बोला, थोड़ा सा हार्श था वो कमेंट, बट एज आई थिंक एज अ ऑडियंस आपका हक बनता है मेरे से जवाबदेही मांगना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बताना, तो मैंने बता दिया। टैक्स टेररिज्म, टैक्स दो बट प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ, टैक्स दो बट प्राइवेट स्कूल, टैक्स दो, टैक्स गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन भरो, फॉर्म भरो तो टैक्स, साला हमको जिंदा मत छोड़ो। निर्मला दाई ये नाम ऐसा हो गया है जैसे सो जा बेटा नहीं तो हंसता रह जाएगा। एंड हर स्माइल, तौबा तौबा, जहन में डर सा बैठ गया है। ओ भाई बहुत ज्यादा इसने गुस्सा निकाल दी भाई। इंडिया में टैक्स रेट्स तो हैं देखो ज्यादा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि टैक्स रेट ज्यादा, पता है मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में टैक्स रेट ज्यादा होते हैं। थिंक अबाउट इंग्लैंड, यू थिंक अबाउट कनाडा, इवन द यूएस। जितना लोग ज्यादा कमाते हैं अमीरों पे खासकर, मतलब एक टैक्स ब्रैकेट जो होता है ना डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत ज्यादा होता है। बट वो जस्टिफाइड और ठीक जब लगता है जब आपके जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस टैक्स से आपको सहूलियत देता है। वहाँ के सरकारी अस्पताल, वहाँ के सरकारी स्कूल, वहाँ की रोड्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो लोगों को मन भी करता है टैक्स में। इंडिया में प्रॉब्लम हो जाती है कि टैक्स तो हर चीज में दे रहे हैं, रोड में खड्डे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, वहाँ दिक्कत हो जाती है कि भाई हम आपको टैक्स भी पे करें और हमें सुविधाएं भी नहीं दो। तो फ्रॉम अ स्टेट टू एन इंडिविजुअल वो रिलेशन खराब हो जाता है वहाँ पे। भाई टॉक अबाउट नशे अजीज भाई क्यों? When we collectively as a society are pretty illiterate and prepared about this topic, and why should we not legalize weed? I think legalization of weed is a very interesting topic. Comment section में बताना अगर तुम लोग को इस पे वीडियो चाहिए एक तो। पर भारत में कैनबिस, गांजा, चरस ये पहले चलता था, एनडीपीएस एक्ट आया था राजीव गांधी के टाइम पे, तब इलीगल हो गया, अमेरिका का कुछ में साथ था, होता है इट्स अ सीन। बहुत सारे लोग आज ये डिमांड करते हैं, प्रोमिनेंट वॉइसेस लाइक बाबा रामदेव, लाइक शशि थरूर हैव कॉल्ड फॉर लीगलाइजेशन ऑफ वीड। सोशल रिपरकशंस क्या होंगे वो भी एक बार देखने की जरूरत है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो चाहिए तो बताना यार एक बार। ओके सो दीस वर द टॉप 5 कमेंट्स ऑफ द वीक, सम वर स्वीट, किसी ने मेरी लताड़ी। इन सबको मिलता है इंडियन एक्सप्रेस का 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन। कई सारे जो आर्टिकल्स होते हैं जो बहुत सारे विद्वान लोग लिखते हैं, लंबे लंबे ओपिनियन पीसेस, उनको पे वॉल के पीछे रखा जाता है। एक अखबार भी अपना एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट मांगता है ना डिजिटली, तो ये वो लोग हैं। बस अपने कमेंट के नीचे अपना ईमेल डाल देना, आपको इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आप उनके सारे एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स फ्री पढ़ सकते हो। और बाकी सब अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये स्पेशल QR कोड है, आप स्कैन करें एंड आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द चैनल कम्युनिटी। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा है कि 17 नो कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। इतना वायरल हुआ है ना ये लड़का इस हफ्ते, इतना ज्यादा। वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, इज द साउथ इंडियन वर्जन ऑफ मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। और भाई सब मतलब मेरे तो दिमाग में चल रहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं, मैं हंसूंगा और तुम रोगे। शुभ रात्रि। मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? बट व्हाई इज इट सेइंग शुभ रात्रि ड्यूरिंग डे टाइम? पता नहीं, ट्रांसलेट ने बोल दिया तो बोल दिया। तोड़ा तोड़ा इंदी आता। When the kid said Mathura, I heard it Madira, and I was like, kid be tripping. यार ऐसे मजाक में तोड़ा उसका अकेले अकेले। क्रेडिट कार्ड हलाल है या हराम? जिस तरह सूदी लेन देन करना हराम है, इसी तरीके से सूदी मामलात पर एग्रीमेंट करना या सूद देने पर राजी होना और उसे एक्सेप्ट करना भी हराम है। और जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप ये बात कबूल कर रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि इस एग्रीमेंट के उसूल के मुताबिक जब भी मेरे ऊपर मुफ्ती साहब मैं आपसे छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूंगा, क्रेडिट कार्ड में सिर्फ हराम वो चीज है जो 2% लोग चार्ज कर रहे हैं जबरदस्ती का और हमको नहीं बताया जा रहा। क्रेडिट कार्ड हलाल है हराम, तो इतना धर्म के जो ठेकेदार है हर जगह उल्लू बना रहे हैं। ये मैंने इसको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे शेयर किया, कोई मुझे मैसेज करके कहता है तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो। मैं को तो शेयर किया, जो बना रहा है वो ज्यादा उड़ा रहा है। किसी ने कमेंट में बोला था कि पाकिस्तान तो हराम काम कर रहे हैं, लोन लेते हैं। आटे का लोन कभी हराम नहीं है भाई। ये बड़ी वीडियो वायरल हुई भाई, ये लड़की बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो बाबा जी उसका इलाज कैसे करते हैं? कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है बेबी, आप बताएं। नहीं हो रहा है। सबसे फिर पूरी वीडियो में लड़की कहती है मेरे हो रहा है, नहीं आपके नहीं हो रहा। अरे हो रहा है, आपको कैसे पता कि आपके दर्द हो रहा है? क्योंकि मेरे हो रहा है ना दर्द। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं हो रहा है,
मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो नहीं ना आपके। माय मैनेजर व्हेन आई आस्क फॉर सिक लीव, वॉमिटिंग फीलिंग वेटिंग फैमिली। बाबा अबे इसको पैसा नहीं दिया क्या बे? आप बताएं। यंग जया बच्चन लुक्स एंड साउंड सो मच लाइक कंगना रनौत। ये मारधाड़ वाली पिक्चरें ज्यादा बनती नहीं थी जब से ये शुरू हुई, शायद इसीलिए हम काम पे नहीं कर पाते। देखो लुक्स का ठीक है, साउंड का उतना मुझे नहीं लगता ठीक है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं, जय एंड कंगना आर द लिविंग प्रूफ ऑफ हाउ अ मैन कैन मेक एन अमेजिंग वुमन क्रेजी। पहली बात तो तुमने उनको क्रेजी बोल दिया, दूसरा कंगना के केस में मैन कौन है? ये इतने गंदे शेर हैं, इतने गंदे, इतने वाहियात। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी। ए सही ऑडियो लगाए। मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं अभिनव सही आंसर बताओ कि बच्चा देख के ना बच्चे के एक्सप्रेशन पे लगाएगा, आप बोल ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है ना कि रिलीजन ही घुसा दिया। अब तू बोल के दिखा कुछ। ये किचन को ही विद्यालय समझता है। कोई तो तरीका होगा इस बकासुर को मेरी फीड से हटाने का। इसका एक सॉल्यूशन है। ये बाबा वाला कोर्स कर रहा है, बैचलर ऑफ बाबालॉजी कर रहा है। एक और मैंने देखा भाई, इतनी छोटी बच्ची वो प्रवचन दे रही है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसको जिससे सुनना हो, आध्यात्म की बातें अच्छी है, बट सबसे ज्यादा बुरा पता कब लगता है, जब ऐसे ही रैंडम कोई भी लोग बाबा उठा लेते हैं और फिर आके वो साइंस का मजाक उड़ाते हैं कि अरे कुछ प्रॉब्लम है, ओ बगलावती मैया की जय, लो तुम्हारा कैंसर ठीक हो गया। आप बताएं। सबसे क्लासिक बात पता क्या है कि हर रिलीजन में मिल रहे हैं तुमको ये, वहां वो यीशु मसीह के नाम पे बोलने लगी, यहाँ ये चल रहे हराम है या हलाल है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, सिर्फ एक लौती तुमको एक सुनना है, एक प्रवचन सुनना है, तुम्हें एक देवी का नाम बताऊंगा और तुम्हें सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा। और वो हमारी माता गवर्नमेंट आंटी ने जो बोला था कि ये सारे मिलके हमको पागल बना रहा है। एवरी मास्टरपीस हैज अ चीप कॉपी। ओ केजरीवाल एंड अतिशी एंड बाइडेन एंड कमला। ओ भाई अतिशी इज नाउ द चीफ मिनिस्टर एंड कमला कैन बी द प्राइम मिनिस्टर। जोक्स अपार्ट, बट बड़ा हिस्टोरिक हो जाएगा। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑफ मे बी अफ्रीकन, मतलब वो वाला क्लियर नहीं है, बट ये तो है। No one can beat this ad. इस साल जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो बनेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। राहुल, यू हैव पोटेंशियल, तो तैयार हो ना कंपटीशन के लिए? नो सर, मुझे बवासीर की प्रॉब्लम है, बहुत सी दवाइयां ली पर कुछ आराम नहीं आया। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प लो। तो कभी तुम लोग ये वाला प्लीज मेरे को दे दो बहाना कि आज एडिट क्यों नहीं हुआ सर, आज बवासीर की प्रॉब्लम। Did you write your first book? I wrote my first book at 3 years old, and I wrote my second book at 4. Then I realized if I wanted a way to sell my book, I started my business. Me at 3 years. भाई रिद्म है इसमें भी। फ्यूचर MC Stan। समय लो डूइंग एपिक लेवल शिट। भाई यार इंडियाज गॉट लेटेंट कितना चल रहा है। पुनीत सुपरस्टार आ गया, उसमें नए बड़े सेलिब्रिटीज, रैपर सब आ रहे हैं। पैनलिस्ट छोड़ो, कंटेस्टेंट रातों रात सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं भाई। उन्हीं शेरिन फ्रॉम बिहार। मेरे सेट के बीच में एक लड़का खड़ा होता है और कहता है हंसना था क्या, बट इट जेन्युइनली मेड मी हैप्पी, क्योंकि कहीं तो कंसेंट ले रहे हैं वो लोग। दिलजीत पाजी, इट्स मी वेरी एवरी टाइम राइट। दिलजीत भाई 40,000 दे देंगे इस बार, आप एक बार ये स्टेप दोबारा से करके दिखा दो। ये एक्चुअली ड्रॉप ऑन द ड्रॉप। अगला मीम क्या, ये तो मेरी बदकिस्मती है जो बता रही है कि आधे तुम लोग में से सब्सक्राइब ही नहीं किया। मालिक कर दो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। एक अंगूठा ऐसा लग जाएगा स्क्रीन पे तो घिस जाओगे। क्या कसम तुम्हें तुम्हारी क्रश की। सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो जो न्यूज उतना फॉलो नहीं करता। हफ्ते में एक वीडियो, सारी न्यूज हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। हफ्ते के हाईलाइट्स लेके संडे शो के अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर मिलेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share.